नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम भारत की संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका के बारे में बात करेंगे। इसका विस्तार से वर्णन करेंगे और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ अंतिम वर्षों में आए हुए सवाल एवं आने वाले वर्षों में संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम देखते हैं प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आई कब। तो हम देखते हैं कि हमारी उद्देशिका आई है 13 दिसंबर 1946 को। इसको लेकर कौन आया? इसको लेकर आए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी संविधान की जो उद्देशिका होती है वह उस संपूर्ण संविधान का हमें परिचय कराती है। वह हमें उस संपूर्ण संविधान का खाका बताती है कि आखिरकार इस संविधान की प्रकृति क्या है, इसको बनाने वाले लोगों के मनोद्देश्य क्या हैं। उसके बाद हम आते हैं स्वीकृति। इसको स्वीकृति कब मिली? तो हमारी उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। अब हम एक बार अपनी संपूर्ण उद्देशिका को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ ही हम एक एक शब्द का विस्तार से वर्णन करेंगे। पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपके साथ एक बार अपनी पूरी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है। अब हम इसके तत्वों और इनमें आए हुए प्रत्येक शब्द को विस्तार से देखेंगे और फिर उस पर हम चर्चा करेंगे कि इसका मतलब क्या है। पहले हम देखते हैं प्रस्तावना के तत्व। हमारी प्रस्तावना में मूल रूप से 4 तत्व हैं। नंबर 1, संविधान के
अधिकार का स्रोत। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। तो भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत को अगर हम देखें तो हमें हमारी प्रस्तावना के पहले ही लाइन में पता चल जाता है। क्या है? हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग। उसके बाद आती है भारत की प्रकृति। तो भारत की प्रकृति है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक। आगे संविधान के उद्देश्य। हमारे संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। उसके बाद संविधान लागू होने की तिथि। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ। ये चार के चारों तत्व और इनमें आने वाले ये सभी शब्द हमारी प्रस्तावना में मौजूद हैं। अभी हम एक बार फिर से प्रस्तावना खोलते हैं और फिर एक एक शब्द को विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हम भारत के लोग। ये जो लिखा है हम भारत के लोग, यही वो शब्द है जो हमारे संविधान के अधिकार के स्रोतों के बारे में हमें बताता है कि हमारे अधिकार के स्रोत कौन है। तो हमारे अधिकार के स्रोत हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। अब हम आते हैं भारत की प्रकृति। तो भारत की प्रकृति में कुल 5 शब्द हैं और उनका एक क्रम है। सबसे पहले संप्रभु, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक और उसके बाद गणराज्य। मतलब 5 तत्व एक सीक्वेंस में है। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अब हम बताते हैं कि संप्रभु का मतलब क्या होता है। देखो, संप्रभु का मतलब होता है जब कोई देश अपने किसी भी आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, अर्थात वह किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होता है, ऐसी स्थिति को हम संप्रभु कहते हैं। दूसरा हमारा शब्द है समाजवादी। तो समाजवादी का मुख्य अर्थ होता है कि राष्ट्र में उपलब्ध संसाधनों पर कितना अधिकार है और उन्हें वह किस प्रकार से उपयोग में लेता है। इसी बेस पर इस शब्द समाजवादी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है साम्यवादी समाजवादी, दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाजवादी। तो जो साम्यवादी समाजवादी होते हैं, जैसे कि रूस और चीन, जिनमें मुख्य रूप से उनके राष्ट्र में उपलब्ध सभी संसाधनों पर राज्य का अधिकार होता है। राज्य अपने हिसाब से सभी प्रकार की सेवाएं और उन संसाधनों को राज्य के लोगों के लिए वितरित करता है। दूसरी ओर आता है लोकतांत्रिक समाजवाद, जैसे कि भारत, जहाँ पर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। यहाँ पर कुछ संसाधनों एवं चीज़ों पर राज्य का अधिकार रहता है, जबकि कुछ पर सामान्य लोगों का होता है, जिससे कि राज्य जिन संसाधनों और सेवाओं पर अधिकार करता है, उनका मुख्य उद्देश्य होता है राज्य में गरीबी, भुखमरी और इस प्रकार की अन्य पिछड़ी स्थितियों से संभलने के लिए लोगों की सहायता करना। अब हम आते हैं अपने अगले शब्द पंथ निरपेक्ष। वास्तव में ये जो शब्द पंथ निरपेक्ष है,
ये शब्द धर्मनिरपेक्ष से लिया गया है और शब्द धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का धर्म से निरपेक्ष होना, अर्थात राज्य और धर्म का आपस में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर ना हो। राज्य अपना काम करे, धर्म अपना काम करे, कोई भी एक दूसरे के काम में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ना करें, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और ये धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक प्रकृति है जिसको कि पश्चिमी देशों में अपनाया गया। पर अगर हम बात भारत की करें तो भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक पद्धति को अपनाया गया, जिसको हम पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। यहाँ पर राज्य और धर्म एक दूसरे से अलग तो हैं, लेकिन कुछ मामलों में राज्य धर्म में हस्तक्षेप भी कर सकता है। जैसे अमरनाथ यात्रा या हज की यात्रा पर राज्य सब्सिडी प्रदान करता है। अर्थात यहाँ पर यानी कि भारत में राज्य के लिए सभी धर्म एक समान हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह शब्द भी समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। तो शब्द लोकतंत्रात्मक अर्थात लोकतंत्र, इसका मतलब होता है लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों की सरकार अर्थात शासन अर्थात शासक। अब ये काम दो प्रकार से हो सकता है, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पे कम लोग हैं। अगर आप उदाहरण के लिए इसको समझना चाहें तो एक गांव में प्रधान का चुनाव करना, क्योंकि गांव छोटा सा होता है, ग्राम पंचायत में कोई एक व्यक्ति उनका ग्राम प्रधान बनता है, जिसके लिए हर व्यक्ति अपना अपना मतदान करता है और किसी एक व्यक्ति को चुनता है। ये अपना हो गया अप्रत्यक्ष रूप, या इसको हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धति। इसी के अगर हम वृहद रूप में देखेंगे तो जैसे कि संसद के चुनाव या फिर विधानसभा के चुनाव, ये सभी हमारे आते हैं अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धति में, क्योंकि यहाँ पर लोग जो भी उनके ऊपर शासन करता है उसको चुनते तो हैं, लेकिन लोग खुद शासन में भाग नहीं लेते हैं। ये अप्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि लोग स्वयं शासन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि वो किसी एक व्यक्ति को अपने शासक के रूप में चूज करते हैं और फिर वह व्यक्ति उनके बिहाफ में सभी निर्णय लेता है। किंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी लोग एक साथ शासन में भागीदारी करते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए हम स्विट्जरलैंड को ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले शब्द गणराज्य या गणतंत्र। देखो, कोई भी राष्ट्र गणतंत्र कब होता है? गणतंत्र इसका मतलब है कि उस राष्ट्र में जो राष्ट्र का प्रमुख है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, ना कि पारंपरिक रूप से उत्तराधिकारी के रूप में या वंशानुगत रूप में उत्तराधिकारी के रूप में होता है। अगर हम उदाहरण के लिए इसे समझना चाहें तो भारत में राष्ट्रपति, क्योंकि भारत एक गणतंत्र है तो यहाँ पर हमारा जो राष्ट्रपति है उसको हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, जिससे कोई भी भारत का नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। किंतु इसके विपरीत राजशाही पद्धति में, जो गणतंत्र के विपरीत है, जैसे कि ब्रिटेन में राजशाही पद्धति अपनाई जाती है, तो वहाँ पर राष्ट्र का प्रमुख महारानी होती है या फिर उसका कोई भी उत्तराधिकारी होता है। वहाँ पर ब्रिटेन का कोई भी नागरिक राष्ट्र प्रमुख नहीं बन सकता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये पांचों शब्द भली बात समझ आ गए होंगे। हम एक बार इन पांचों शब्दों को फिर से पढ़ देते हैं। संप्रभु अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष अथवा धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अब हम बात करते हैं जो हमारे नागरिकों को मिलने वाले न्याय।
हमारी प्रस्तावना के तहत हमारे लोगों को 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, अर्थात समाज में जाति, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर किसी के भी साथ कोई भेदभाव न किया जाए, इसे हम कहते हैं सामाजिक न्याय। हम आगे बढ़ते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि किसी राष्ट्र, राज्य में लोगों के बीच अमीरी और गरीबी के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, इसे हम कहते हैं आर्थिक न्याय। फिर हम आते हैं अपने तीसरे टर्म राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के अधिकार की हो। ये हो गया हमारा राजनीतिक न्याय। अब हम आते हैं स्वतंत्रता। तो दोस्तों, शब्द स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति का किसी भी प्रकार की गतिविधि पर किसी भी प्रकार की रोकथाम न होना, अर्थात वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कार्य कर सके, जिसे हम अवसर की क्षमता भी कहते हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व अर्थात उसके विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान में स्वतंत्रता के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम स्वतंत्रता में किस प्रकार की स्वतंत्रता जो कि हमारी प्रस्तावना में बात की गई है उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे विचार, हम किसी भी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं सरकार के प्रति या किसी के प्रति, तो उस अपने विचार को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता। किंतु एक बात ध्यान रहे, हमारे मौलिक अधिकारों में जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं वो निरपेक्ष नहीं हैं। कैसे हैं? वो सापेक्ष हैं, अर्थात उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं युक्ति युक्त प्रतिबंध। अर्थात जैसे कि हमने बोला विचार की स्वतंत्रता, हमारे विचार की स्वतंत्रता हमें दी गई है, लेकिन ये इसलिए दी गई है ताकि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो, ना कि इसलिए दी गई है कि हम अपने विचारों को किसी दूसरे के हरासमेंट के लिए प्रस्तुत करें। दूसरा शब्द है अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म और उपासना। इन 5 शब्दों में जो हमें स्वतंत्रता मिली है वो हमारे अवसर की क्षमता और व्यक्तित्व के विकास के लिए मिली हुई है, ना कि किसी दूसरे के नुकसान के लिए। अर्थात यदि हम ऐसा करेंगे तो इनके ऊपर संविधान में दिए गए युक्ति युक्त प्रतिबंध आरोपित कर दिए जाएंगे। आगे चलते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता का दोस्तों मतलब होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। अर्थात समाज में जो भी लोग हैं वो सभी एक समान हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी विशेष नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा, कोई अमीर है तो उसको ये मिलेगा। बट ये सब किसके समक्ष बातें की जा रही हैं, किसके संदर्भ में बातें की जा रही हैं? तो ध्यान रहिए, हम सब राज्य के संदर्भ में बातें कर रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में।
तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात राज्य किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर के लिए समान रूप से कार्य करेगा। वह किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं कराएगा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब हम अगले शब्द पे आते हैं जिसका मतलब है बंधुता। बंधुता का दोस्तों मतलब होता है भाईचारा, अर्थात एक दूसरे के साथ हिल मिल के रहना। तो यहाँ पर हमारे प्रस्तावना में इस बंधुता को इस प्रकार से वर्णित किया गया है कि लोग एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्वक व्यवहार करें और अच्छे संबंधों के साथ रहें, जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है ही, साथ में व्यक्ति की गरिमा को भी इससे बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है। इस प्रकार दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, देखो हमने ऊपर लिखा भी था कि इसको कब स्वीकृति मिली, तो हमारे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को स्वीकार किया। इस प्रकार हमारे प्रस्तावना के तत्व अर्थात संविधान के अधिकार का स्रोत, हम भारत के लोग पूरा हो गया। भारत की प्रकृति जैसा कि हम देख रहे हैं, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949, इन सभी को हमने विस्तार पूर्वक देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कितनी बार, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ। तो दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ और वह हुआ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इस संशोधन के तहत हमारे संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। अच्छा, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए हैं, अगर हम बात न्याय की करते हैं तो हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त है। क्या आप लोगों को पता है ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये तीनों शब्द हमारी प्रस्तावना में 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं। ये तीनों शब्द हमारी प्रस्तावना में कहाँ से लिए गए हैं? 1917 की रूसी क्रांति से। ठीक इसी प्रकार जो ये शब्द स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इन तीनों शब्दों को हमारी प्रस्तावना में फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो उसके लिए हमने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं प्रस्तावना का महत्व। दोस्तों हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने अपने अपने शब्दों में किस प्रकार से प्रस्तावना के महत्व को उल्लिखित किया है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। वहीं अगर हम बात करें संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना हमारी संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। और अगर हम बात करें पंडित ठाकुर दास भार्गव की, तो इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की
आत्मा है। आगे हम देखते हैं प्रस्तावना संविधान के एक भाग के रूप में। अच्छा, ये भी बहुत एक रोचक मुद्दा है कि पहले यह बात चलती थी कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो इसकी शुरुआत हुई बेरूबारी संघ मामला 1960। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि हमारे संविधान का संरक्षक कौन है। हमारे संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय ही समय समय पर करता है। तो उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी संघ मामला 1960 में प्रस्तावना की व्याख्या करते हुए कहा कि यह संविधान का भाग नहीं है। इसमें इसने कहा कि यह संविधान का भाग नहीं है। वहीं केशवानंद भारती मामले 1973 में, केशवानंद भारती मामला 1973 है, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और यहाँ पर इसने अपनी पूर्व में की गई व्याख्या अर्थात बेरूबारी संघ मामला 1960 में की गई व्याख्या को पलट दिया। उसके बाद 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामले में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। इस प्रकार यह चीज़ स्पष्ट हो गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और यदि संविधान का एक भाग है तो फिर इसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसीलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया और 3 नए शब्द इसमें जोड़े गए, जिनको हम पहले ही देख चुके हैं: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब हम देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे और पिछली परीक्षाओं में भी इनमें से कई सवाल पूछे गए थे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक अभी तक अगर हमारे वीडियो को समझा होगा तो आप अवश्य इन सभी प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? आप लोग उत्तर दीजिए, उसके बाद फिर मैं उत्तर देता हूँ। तो इसका दोस्तों सही आंसर है भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। हमने जब अपनी पहली लाइन में पढ़ा था और हमने तत्वों में भी इस चीज़ को पढ़ा था कि अधिकार के स्रोत क्या हैं, अर्थात अधिकार के स्रोत संप्रभुता, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था। आप लोगों ने ऑलरेडी इस सवाल को भी पढ़ा था। हमने प्रस्तावना के तत्वों में भी इस चीज़ को पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि ये है छब्बीस नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? क्वेश्चन नंबर 3। हमने कई बार अभी अपने वीडियो में थोड़ी देर पहले ही इस बात पर चर्चा की थी। आप लोग बताइए कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार।
प्रश्न संख्या 4, गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय शासन पद्धति वाला राज्य, संसदीय शासन पद्धति वाला राज्य, और चौथा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। हमने इस पे भी बहुत विशेष रूप से चर्चा की थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर यही लगाया होगा, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। प्रश्न संख्या 5, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। हमें पता है आप सभी लोगों ने अभी हमारे साथ प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ा और उसके बाद उसके प्रत्येक शब्द का विश्लेषण भी देखा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमने अपने संविधान को छब्बीस नवंबर 1949 को स्वीकृत किया, अर्थात ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ। सामाजिक समता का अर्थ, प्रश्न संख्या 6। चलिए भाई जल्दी उत्तर दीजिए, हम इन सारे शब्दों पर पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। सामाजिक समता का अर्थ दमन का अभाव, अवसरों का अभाव, भेदभाव का अभाव, विषमता का अभाव। जब हम समता की बात कर रहे थे तभी हमने बोला था भेदभाव का अभाव। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आप सभी लोग इन सभी शब्दों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्या समाजवादी नहीं है? यस, समाजवादी है। पंथनिरपेक्ष नहीं है? पंथनिरपेक्ष है। प्रभुत्व संपन्न नहीं है? जरूर है। लोक कल्याण, ये बिल्कुल नहीं है। तो आपको इसका भी उत्तर मिल गया होगा। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में। तो इस चीज़ को मौलिक अधिकारों में बात की गई है, संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है और संविधान की नौमी अनुसूची में की गई है। तो हम लगाएंगे संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। सवाल को हमसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है किस रूप में? मतलब मूल अधिकारों के अध्यायों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, या फिर मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा सही, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य। इन तीनों में ही संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? मुझे पता है आप लोग बहुत ही आसानी से इसका आंसर कर रहे होंगे। नंबर 1, 44वें संविधान संशोधन द्वारा? जी नहीं। 52वें संविधान संशोधन द्वारा? जी नहीं। 38वें संविधान संशोधन द्वारा? जी नहीं। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? हमसे पूछा जा रहा है प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, संसद में, मतदाता में, जनता में? बताइए। आप सभी लोगों ने ये चीज़ पहले ही पढ़ी थी। हमारी पहली लाइन में लिखा है हम भारत के लोग,
हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में, ना कि मतदाता में, ना कि संसद में, ना कि राष्ट्रपति में। प्रश्न संख्या 12, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की एक उद्देशिका का भाग है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अर्थात हमसे यह पूछा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत की उद्देशिका में कब लाया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा? बिल्कुल नहीं जी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा? बिल्कुल नहीं जी। कार्यान्वयन की तिथि से अर्थात 26 नवंबर 1949 से? बिल्कुल नहीं जी। फिर कब से है ये है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? इसका आंसर है भारत की संसद द्वारा? बिल्कुल नहीं। संविधान सभा द्वारा? नहीं। प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा? नहीं। तो फिर किसके द्वारा है? भारत की जनता द्वारा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग प्रस्तावना में, उसके बाद उसके तत्वों में, उसके बाद उसकी प्रकृति में कई बार इस शब्द को पढ़ चुके हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत कैसा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था? तो आप लोगों ने इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा है और मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने इसका आंसर भी कर लिया होगा। धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतांत्रिक, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष एवं गणतंत्र। चलो हम आगे बताते हैं। देखो, धर्मनिरपेक्ष को तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष को तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन लोकतांत्रिक तो कार्यान्वयन से है। प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतांत्रिक दोनों कार्यान्वयन से हैं। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष ये हमारा बिल्कुल सही है। इन दोनों ही शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जबकि धर्मनिरपेक्ष एवं गणतंत्र तो गणतंत्र भी हमारा कार्यान्वयन से है। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। और हम आते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रस्तावना का प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? बताइए। प्रस्तावना का वो प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, अर्थात मतदान का अधिकार वयस्क नागरिकों को प्रस्तावना के किस प्रावधान के तहत दिया गया है? क्या पंथ निरपेक्षता के तहत दिया गया? बिल्कुल नहीं। समाजवाद के तहत? बिल्कुल नहीं। गणतंत्र के तहत? बिल्कुल नहीं। फिर किसके तहत? लोकतंत्र। हमने पहले ही आपको विस्तार से बताया था लोकतंत्र होता क्या है, जहाँ पर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चुनते हैं। तो जब हम अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं उसका मतलब होता है मतदान द्वारा अपने शासक को चुनना, उसी को हम प्रजातंत्र कहते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 17 पर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें इसका उत्तर क्या करना है। आप लोगों ने अपना उत्तर दे दिया होगा। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। आपको पता है धर्मनिरपेक्ष कब आया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अखंडता 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा तो आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सिर्फ 3 ही शब्द जोड़े गए थे। ऐसे में वो तीनों शब्द ये हैं, तो जो बच गया वो नहीं था। इसलिए हमारा आंसर होगा गुटनिरपेक्षता। अब हम आते हैं 18वें प्रश्न पर, जिसमें बात है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना
प्रारंभ होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आपको ये समझ आएगा, नहीं तो आप इसका गलत आंसर भी कर सकते हैं। लौकिक सार्वभौमिकता। लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, ये हमें पहले से ही इसमें दे रखा है प्रश्न में कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। क्यों है? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। आप बताइए भाई, संविधान की प्रस्तावना हमारी कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रजातंत्रीय भारत शब्द से, जनता के लोकतंत्र शब्द से, जनता के जनतंत्र शब्द से, तीन में से किसी से भी नहीं होती है। हम तो अच्छे से पढ़ चुके हैं और आप सभी लोगों को यह बात पता ही है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। अब प्रश्न संख्या 19, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, बताइए भाई इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। क्या गणतंत्र का मतलब यही होता है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। मुझे पता है आप लोगों ने अपना उत्तर दे दिया होगा और आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा। हम आपको बता देते हैं सही है क्या। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास हो, क्या यह एक गणतंत्र की विशेषता है या गणतंत्र का अर्थ है? बिल्कुल नहीं जी। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसका गणतंत्र से कोई मतलब नहीं है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यही गणतंत्र का अर्थ है और यही गणतंत्र की विशेषता होती है, जैसा कि हमने पहले ही इस पे विशेष रूप से चर्चा भी की है। भारत राज्यों का एक संघ है, इसका भी गणतंत्र से कोई संबंध नहीं है। अब हम आते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न पर और हमारा अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने शुरुआत यहीं से की थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा नहीं लाया गया, महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया, अम्बेडकर जी के द्वारा नहीं लाया गया। इस प्रकार दोस्तों हम आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा और आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रस्तावना से आने वाले सवालों को हल करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।